तो नेक्स्ट है फिडिलिटी ऑफ अमीनासाइल टीआरएनए सिंथेटेस। तो हम नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे आपका फिडिलिटी ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटिक्स। ठीक है, तो फिडिलिटी के बारे में अगर हमें यहाँ पे पढ़ना है तो सबसे पहले हमारे पास में 20 अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटिक जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 20 अमीनो एसिड अगर है तो उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये स्पेसिफिक हमारे पास में 20 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अगर अपन अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की अगर बात करते हैं तो फिडिलिटी आपकी बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए अपन ने एक ही अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को रखा है। बट फिडिलिटी जो है ये किसकी वजह से आती है, तो फिडिलिटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है इसकी फिडिलिटी के लिए सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डिस्क्रिमिनेटर बेस एट पोजीशन 73। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटर बेस जो रहेगा ये पोजीशन नंबर 73 के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद में और एक पढ़ा जाता है दैट इज आइडेंटिटी फैक्टर, जहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर जो पोजीशन है वहाँ पे आपका बेस पेयर को पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 120A is to 183U। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है एडिटिंग पॉकेट। ठीक है, जिसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंडरी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद में फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ये होने के बाद आपका एंटीकोडॉन रिकॉग्निशन बाय अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर स्टीम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है ये आपके फिडिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर अपन फिडिलिटी की बात करते तो ये सारे फैक्टर जो है ये फिडिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वन बाय वन अपन एक एक फैक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेटर बेस जो है ये पोजीशन 73 के ऊपर प्रेजेंट होता है ऑन एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, तो ये आपका टीआरएनए ठीक है, तो पोजीशन नंबर 73 जो है यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटर बेस। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिटी फैक्टर जो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी फैक्टर की अगर अपन बात करते
तो आइडेंटिटी फैक्टर जो है ये मोस्ट ऑफ दी केस में आपको एंटीकोडॉन आर्म के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी फैक्टर, तो ये आइडेंटिटी फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये आपके 3 नाइट्रोजन बेसेस जो एंटीकोडॉन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एंटीकोडॉन, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एक्सेप्टर स्ट्रीम है, मतलब ये इसको भी आपका जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है ये इसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो एक्सेप्टर स्ट्रीम जो है इसको भी आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो ऑन टीआरएनए, अगर अपन टीआरएनए के ऊपर अगर बात करते हैं कि स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है, जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है इसको स्पेसिफिक टीआरएनए के ऊपर ही क्या करता है, लोड करता है, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए के ऊपर लोड करने की बात करते तो हमारे पास में जो अमीनो एसिड है, जैसे फॉर एग्जांपल एलानिन है, तो एलानिन जो है इट इज लोड ऑन दी टीआरएनए ऑफ एलानिन, ठीक है। तो टीआरएनए ऑफ एलानिन के ऊपर अगर आप एलानिन को लोड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एलानिन टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो एलानिन का स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा रहेगा, एलानिन टीआरएनए सिंथेटेज, और इसको अगर अपन यूज़ करते फॉर एक्टिवेशन ऑफ एलानिन ऑन दी स्पेसिफिक टीआरएनए, तो यहाँ पे एलानिन आपका लोड हो जाएगा किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। तो टीआरएनए जो है ये किसका है, ये टीआरएनए एलानिन का ही है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेटेड टीआरएनए हो गया जिसके ऊपर आपने एलानिन को लोड किया है। ये टीआरएनए किसका है, एलानिन का ही है। अगर यहाँ पे आप लिखते सिस्टीन तो अपन बोलते कि ये टीआरएनए किसका है, सिस्टीन का, ठीक है। बट यहाँ पे एलानिन लिखा है इसलिए टीआरएनए हो गया आपका एलानिन का, ठीक है। तो एलानिन को अपन ने लोड किया किसके ऊपर, एलानिन के टीआरएनए के, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ये टीआरएनए स्पेसिफिक किसके लिए, एलानिन के लिए, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसको आप बाकी टीआरएनए से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे अपन ने बोला कि फर्स्ट क्या है आपका डिस्क्रिमिनेटर बेस जो आपका 73 पोजीशन के ऊपर होता है। तो ये आपका 5 प्राइम एंड होता है टीआरएनए का, ठीक है। तो ये 73 जो नंबर का आपका बेस है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटर बेस, और उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका एंजाइम। उसके बाद में आइडेंटिटी फैक्टर जो प्रेजेंट होता है आपके टीआरएनए के ऊपर, और ये आइडेंटिटी फैक्टर जो एक पर्टिकुलर बेस पेयर होता है, जैसे पोजीशन नंबर 120 वाला ए पेयर कर रहा है किसके साथ में, 183 वाले यू के साथ में, ये अपन ने एग्जांपल लिखा। तो ये आइडेंटिटी फैक्टर किसका हो सकता है, तो अपन ने कंसिडर किया कि ये आइडेंटिटी फैक्टर जो है ये एलानिन का होगा, ठीक है। तो ये जो आपका आइडेंटिटी फैक्टर है ये किसके लिए है, तो ये आइडेंटिटी फैक्टर आपका एलानिन के लिए है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फैक्टर एलानिन के लिए है, डिस्क्रिमिनेटर बेस एलानिन के लिए है, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी फैक्टर अगर एलानिन का है तो बराबर वो एंजाइम आपके उसी टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद में कुछ आपके अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होते हैं ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आपके एंटीकोडॉन आर्म जो रहेगा इसके ऊपर एंटीकोडॉन के 1 या 2 बेसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एंटीकोडॉन जो रहेगा एलानिन का, वो एंटीकोडॉन को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, आपका एंजाइम। तो ये 3 फैक्टर हैं आपके, एक डिस्क्रिमिनेटर बेस, दूसरा आइडेंटिटी फैक्टर, उसके बाद में तीसरा है आपका एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइजेशन, और चौथा है आपका एक्सेप्टर स्ट्रीम रिकॉग्नाइजेशन। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर।
जो आपका एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा फॉर दी एक्यूरेसी, फॉर दी हाई फिडिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते फ्री एनर्जी का, ठीक है, तो फ्री एनर्जी एंड एडिटिंग पॉकेट की अपन बात करते। तो सबसे पहले आपका जो अमीनो एसिड है, इसमें अगर एग्जांपल लेते अपन वैलिन का और आइसोल्यूसिन का, तो वैलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका वैलिन का। ठीक है, अगर अपन आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर निकालते तो आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर जो है, इसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है, उसका आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो आइसोल्यूसिन एंड वैलिन दोनों में डिफरेंस किसका है? तो इसमें डिफरेंस सिर्फ आपको ये कार्बन का मिल रहा है। ठीक है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है आपका सेम है। अगर हम बात करते फिनिलएलानिन एंड टायरोसिन का, तो ये आपका फिनिल जिसके साथ एलानिन अटैच होता है, तो ये हो गया आपका फिनिलएलानिन। और अगर टायरोसिन की बात करते तो आपका जो फिनिलएलानिन है, इसके ऊपर सिर्फ हमें क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों में अगर अपन डिफरेंस की बात करते तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये टायरोसिन का है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये आपका क्या है, फिनिलएलानिन है। ठीक है, अब ये अगर अपन दो पेयर पकड़ते हैं, वैलिन और आइसोल्यूसिन, फिनिलएलानिन एंड टायरोसिन, तो दो पेयर में आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारे पास में जो एंजाइम है, अपन एग्जांपल लेते हैं कौन से एंजाइम की, फॉर एग्जांपल आपका आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोनिल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा, प्राइमरी स्क्रीनिंग करेगा। प्राइमरी स्क्रीनिंग में क्या होगा, तो सबसे पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग में आपके वो अमीनो एसिड को रिमूव किया जाएगा जो आइसोल्यूसिन से बड़े हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग अलाउ अमीनो एसिड लेस देन आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन से जो भी छोटे अमीनो एसिड है, जैसे फॉर एग्जांपल वैलिन, तो आइसोल्यूसिन के कंपैरिजन में वैलिन जो है आपका ये छोटा है, तो वैलिन को एक्टिव साइड में अलाउ किया जाएगा। तो एक्टिव साइड में कौन से अमीनो एसिड एंटर करेंगे, जो छोटे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपका जो ये एंजाइम है इसके पॉकेट में आपके आइसोल्यूसिन से जो भी छोटे अमीनो एसिड्स है उनको अलाउ किया जाएगा, बट जो लार्ज अमीनो एसिड्स है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अमीनो एसिड जो है ये एक्टिव साइड में एंटर करेंगे, बट ये जो है ये आपका एंटर नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्क्रीनिंग।
उसके बाद में प्राइमरी स्क्रीनिंग होने के बाद सारे आपके अमीनो एसिड जो आइसोल्यूसिन से स्मॉल साइज़ के वो एंटर करेंगे कहाँ पे, आपके एक्टिव साइड में। एक्टिव साइड में एंटर करने के बाद उनका कन्वर्शन हो जाएगा किसमें, एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड में। तो अपन ये स्टेप भी पढ़ा है कि अमीनो एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें, आपका एडिनाइलेटेड फॉर्म में। तो अमीनो एसिड AMP फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आएगा सेकेंडरी स्क्रीनिंग। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में जो भी आपके अमीनो एसिड AMP फॉर्म है, ठीक है, इट इज एंटर्ड इनटू द एडिटिंग पॉकेट। ठीक है, अब ये एडिटिंग पॉकेट में एंटर करेगा। एडिटिंग पॉकेट में एंटर करने के बाद में क्या होगा कि जो आपके अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन से छोटे हैं, ठीक है, तो ये आपका अभी एडिटिंग पॉकेट की अपन बात कर रहे हैं। एडिटिंग पॉकेट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल वैलिन AMP है, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में आइसोल्यूसिन AMP। तो एडिटिंग पॉकेट में सिर्फ वैलिन एंटर करेगा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, बट आइसोल्यूसिन AMP जो है ये आपका एंटर नहीं कर सकता। तो एडिटिंग पॉकेट में जैसे ही आपका वैलिन AMP एंटर करता है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा किसमें, AMP एंड वैलिन में, ठीक है। तो वैलिन AMP जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वैलिन प्लस AMP, मतलब अभी आपके पास में एक्टिवेटेड वैलिन नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं जाएगा। जो हमारा स्टेप क्या है, अमीनो एसिड के AMP को हटा के हम उसको ऐड कर देते ऑन दी TRNA, ठीक है। तो ये होगी बात आपकी एडिटिंग पॉकेट की, जिसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग में वो सारे अमीनो एसिड को अलाउ किया जाता है एक्टिव साइड में जो आपके अमीनो एसिड से छोटे हैं। उसके बाद में उनका कन्वर्शन किया जाता है किसमें, आपके अमीनो एसिड एडिनाइलेटेड फॉर्म में। सेकेंड स्क्रीनिंग में अपन क्या करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड एडिनाइलेटेड फॉर्म है उसको एडिटिंग पॉकेट में भेजते हैं। एडिटिंग पॉकेट में आपके वही अमीनो एसिड एंटर करेंगे जो आपके आइसोल्यूसिन से छोटे हैं। आइसोल्यूसिन AMP आपका एडिटिंग पॉकेट में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि वो एडिटिंग पॉकेट से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो आइसोल्यूसिन स्पेसिफिकली जो है ये फिल्टर हो जाएगा, बाकी जितने भी वो एडिटिंग पॉकेट में एंटर करेंगे और उनका फिर अपन कन्वर्शन कर देंगे किसमें, वैलिन प्लस AMP में। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग की, तो अमीनो एसिड प्लस ATP ये जो आपका स्टेप है, इसके पहले आपके अमीनो एसिड एंटर करेंगे आपके एक्टिव साइड में। तो अमीनो एसिड जब एक्टिव साइड में एंटर करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका प्राइमरी स्क्रीनिंग। तो आपके जो भी स्मॉल अमीनो एसिड्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके AMP अमीनो एसिड फॉर्म में, ठीक है, जिसके साथ अभी आपका TRNA लिंक होगा। बट उसके पहले हम इसको भेज देते किसके लिए, सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए। और सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए जाने के बाद सारे अमीनो एसिड जो है जो एडिटिंग पॉकेट में एंटर करते हैं वो आपके अमीनो एसिड और AMP जो है इसको अपन बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो ये आपके रिलीज़ हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास में वही अमीनो एसिड बच जाएगा जो हमारे लिए क्या है, स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग एट एडिटिंग पॉकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन अगर बात करते कि फॉर एग्जांपल कहीं केस में क्या होता है कि जो आपका एडिटिंग पॉकेट है वो आपके एडिनाइलेट अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारा फ्री एनर्जी को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर अपन आइसोल्यूसिन की बात करते तो वैलिन के कंपैरिजन में आइसोल्यूसिनिल AMP फॉर्म जो है इसका ΔG -2 to -3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते
फ्री एनर्जी की। तो डेल जी ऑफ आइसोल्यूसिल AMP is greater than -2 to -3 kilocalorie per mole of वैलिनिल AMP। मतलब वैलिन AMP का जितना भी डेल जी आएगा उसके कंपैरिजन में डेल जी वैल्यू ऑफ आइसोल्यूसिनिल AMP -2 to -3 क्या होगा, ज़्यादा, मतलब वो मोर निगेटिव की तरफ, मोर निगेटिव की तरफ है। इसका मतलब क्या कि आइसोल्यूसिनिल AMP जो है ये रिएक्शन के लिए क्या है, फेवरेबल है, तो इसको ही क्या किया जाता है, यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो ये हो गया आपका फ्री एनर्जी चेंज का कंसेप्ट कि फ्री एनर्जी चेंज जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड का मोर निगेटिव होता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका मोर निगेटिव है एज कंपेयर विद अदर अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ केस में हाइड्रोफोबिसिटी जो है, जैसे आपका हाइड्रोफोबिसिटी जो रहेगा अमीनो एसिड के साइड चेन का, उसको भी कोई केस में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे अपन ने पढ़ा कि एंटी कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो कोई केस में जैसे जेनेटिक कोड में हमने पढ़ा है कि जो आपका एक अमीनो एसिड होता है उसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स होते हैं, तो एक से ज़्यादा कोडॉन्स, तो उसके लिए आपके पास में टीआरएनए भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। टीआरएनए अगर एक से ज़्यादा है तो एंटी कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर फिडिलिटी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में एक अमीनो एसिड को लोड करने के लिए अगर 4 प्रकार के टीआरएनए है तो हमारा जो फिडिलिटी है या हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन है वो एंटी कोडॉन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम किसके ऊपर अपन फिडिलिटी को डिपेंड करेंगे, अपने आइडेंटिटी फैक्टर डिस्क्रिमिनेटर बेस के ऊपर। ठीक है, तो इन दिस वे आपके बाकी के जो फैक्टर्स है, डिस्क्रिमिनेटर बेस हो गया, आपका आइडेंटिटी फैक्टर हो गया, ये आपके काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर दिया कि इसको डिस्क्रिमिनेटर बेस क्या होता है, आइडेंटिटी फैक्टर क्या होता है, एडिटिंग पॉकेट क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होता है, और उसके बाद में एंटी कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्टर स्टीम रिकॉग्नाइजेशन बाय स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, इसके ऊपर 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं कि फिडिलिटी आपकी कैसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें से ये सारे इतने सारे फैक्टर्स हैं आपके पास में, तो आप ये सारे फैक्टर्स जो है इसको अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, और इसी के ऊपर आपका 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो कि आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अपन ने बोला कि हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं, बट एक्सेप्शन है हमारे पास में ग्लूटामीन का। ठीक है, तो ग्लूटामीन का एक्टिवेशन अगर आपको करना है तो ग्लूटामीन एक्टिवेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्लूटामेट प्लस टीआरएनए ऑफ ग्लूटामीन। ठीक है, इसको आप लोड करोगे तो ये स्टेप वाइज आपका रहेगा। जैसे ग्लूटामेट जो है ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ ATP इट इज कन्वर्ट टू एडिनाइलेटेड ग्लूटामेट, तो आपका ये AMP प्लस PPI में कन्वर्ट होगा, PPI आगे चल के 2PI में कन्वर्ट होगा। अब आपका ग्लूटामेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। अब ये जो आपका एंजाइम है ये कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम जो है हमारे पास में ये है ग्लूटामिल। ठीक है, ग्लूटामिल टीआरएनए सिंथेटेज। ग्लूटामिल टीआरएनए सिंथेटेज जो है
ये आपका ग्लूटामेट को टीआरएनए के ऊपर लोड करता है, बट टीआरएनए किसका है? ग्लूटामीन का है, ठीक है क्या? तो ग्लूटामीन का टीआरएनए है और अमीनो एसिड आपका कौन सा है? ग्लूटामेट है। ठीक है, तो टीआरएनए आपका ग्लूटामेट का, टीआरएनए आपका ग्लूटामीन का है और आपका अमीनो एसिड ग्लूटामेट है। अपन ने इसको लोड कर दिया, लोड करने के बाद में क्या होगा? ग्लूटामेट, ठीक है, टीआरएनए किसका है? ग्लूटामीन का है, ठीक है। अब ये लोड तो हो गया, बट रॉन्ग लोडिंग हो गया। आपको ग्लूटामीन को लोड करना था, यहाँ पे लोड हो गया आपका ग्लूटामेट। तो इसके लिए हमारे पास में नेक्स्ट एंजाइम होता है अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज जो है ये क्या करेगा? आपके ग्लूटामेट को ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आपका जो अमीनो एसिड है ये ग्लूटामीन और टीआरएनए भी कौन सा है? ग्लूटामीन का। तो ये स्पेसिफिक आपका एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आपको इकोलाई में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका इकोलाई जो है इसके पास में ग्लूटामीन के लिए टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, तो ये इकोलाई के पास ग्लूटामीन के लिए टीआरएनए नहीं है, इसलिए आपका जो ग्लूटामीन है इसको अगर आपको लोड करना है तो सबसे पहले ग्लूटामेट को लोड किया जाता है और उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूटामीन में। ठीक है, उसके बाद और एक हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, सेलेनोसिस्टीन का। सेलेनोसिस्टीन जो है ये आपका सेलेनोप्रोटीन्स में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कैटालिटिक साइड में सेलेनोसिस्टीन होता है। सेलेनोसिस्टीन जो है इसके लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टीआरएनए और ये स्पेसिफिक टीआरएनए जो है ये बाइंड होता है अगेंस्ट द कोडॉन UGA, जो आपका नॉर्मली टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन होता है। बट हमारे mRNA में जहाँ पे भी ये कोडॉन आया है, ठीक है, जहाँ पे भी ये आपका कोडॉन आया है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज करके आपका ये UGA जो है इसके अगेंस्ट में आप सेलेनोसिस्टीन के टीआरएनए को ऐड करते हो। नॉर्मली सभी mRNA के पास जो UGA है ये टर्मिनेशन कोडॉन होता है और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस आपके पास में नहीं होता। बट जो भी mRNA में रेगुलेटरी सीक्वेंस फॉर सेलेनोसिस्टीन आ गया तो वो mRNA में UGA के अगेंस्ट में अभी आपका टीआरएनए को ऐड किया जाएगा, मतलब अमीनो एसिड को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया, ये आपका इनिशिएशन कोडॉन और उसके बाद में ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन, ये आपका 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब देखो कि सेलेनोसिस्टीन जो है इसमें अगर आपको स्पेसिफिक टीआरएनए के ऊपर सेलेनोसिस्टीन को लोड करना है तो इसको लोड कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपका जो सीरीन, एडिनाइलेटेड सीरीन रहेगा, इसको हम लोड करेंगे किसके ऊपर? आपके टीआरएनए के ऊपर। ठीक है, तो टीआरएनए जो है इसको ऐड करेंगे, एएमपी आपका बाहर निकल जाएगा और फाइनली सीरीन अभी आपका लोड हो गया किसके ऊपर? टीआरएनए ऑफ सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, तो हमारे पास में टीआरएनए है सेलेनोसिस्टीन का, बट अमीनो एसिड लोड हो गया कौन सा? सीरीन वाला।
तो ये अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये किसके लिए स्पेसिफिक है? आपके सीरीन के लिए। तो सीरीन का जो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज रहेगा यही आपका क्या करेगा? आपके सीरीन को टीआरएनए के ऊपर लोड करेगा। ठीक है, टीआरएनए के ऊपर लोड करने के बाद अब जो आपका सीरीन है इसको बाय यूजिंग सेलेनोसिस्टीन सिंथेटेज एंजाइम हम सेलेनियम को क्या करेंगे? सेलेनियम को ऐड करेंगे आपके सीरीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर और फाइनली आपके पास में बन जाएगा सेलेनोसिस्टीन टीआरएनए। ठीक है, तो सेलेनोसिस्टीनिल टीआरएनए बन गया। अब यहाँ पे आपके पास में सेलेनोसिस्टीन है। ठीक है, और टीआरएनए भी किसका है? आपके सेलेनोसिस्टीन का, जिसके पास एंटीकोडॉन है अगेंस्ट दी यूजीए। ठीक है, यहाँ तक तो यूजीए के अगेंस्ट में आपके पास में एंटीकोडॉन है इस टीआरएनए के पास, और इसका सिंथेसिस जो है ये सीरीन से किया जाता है। पहले सीरीन को अपन टीआरएनए के ऊपर लोड करते और उसके बाद में सीरीन को कन्वर्ट करते सेलेनोसिस्टीन में। तो ये आपका एक दूसरा एक्सेप्शन है। सेलेनोसिस्टीन जो है इसको अपन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ही क्या करते? आपका ट्रांसलेशन में ऐड करते, इसलिए सेलेनोसिस्टीन जो है इसको 21st अमीनो एसिड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका 21st अमीनो एसिड होता है जो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अपन उसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सेलेनोसिस्टीन इज डिराइव्ड फ्रॉम दी सीरीन। ठीक है, और सेलेनोसिस्टीन को अगर आपको लोड करना है टीआरएनए के ऊपर तो उसके लिए हम सीरीन का ही अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये अपना जो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये किसके लिए है? सीरीन का है। ठीक है ना, तो ये आपका अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज सीरीन वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया आपका अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में जो भी कंसेप्ट था वो मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आइडेंटिटी फैक्टर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका टीआरएनए है एलेनिन का, तो टीआरएनए ऑफ एलेनिन। ठीक है, एंटी कोडॉन जो रहेगा ये एलेनिन के कोडॉन के अगेंस्ट में रहेगा, तो अपन बोलेंगे कि ये आपका कोडॉन के साथ में बाइंड हो रहा है। तो ये आपका जो कोडॉन है ये किसके लिए है? एलेनिन के लिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि एलेनिन जो है इसको एलेनिन टीआरएनए को रिकॉग्नाइज किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी फैक्टर। ठीक है, आइडेंटिटी फैक्टर अपन ने लिख दिया A120 is to U180। ठीक है, आपके पास में जो सीरीन है उसके लिए आइडेंटिटी फैक्टर है G120 is to C180। ये हमारा आइडेंटिटी फैक्टर है किसका? सीरीन का। अपन ने क्या कर दिया? इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में क्या होगा कि हमारे पास में आइडेंटिटी फैक्टर जो है ये अभी आ गया सीरीन के पास में किसका? एलेनिन का। तो अभी जो हमारा टीआरएनए बना है किसका है? ये सीरीन का है। इसका आइडेंटिटी फैक्टर क्या था? G120:180 बराबर। बट अभी इसका आइडेंटिटी फैक्टर चेंज होके क्या हो गया आपका? A120:U180। मतलब सीरीन के लिए जो टीआरएन है उसके पास में आइडेंटिटी फैक्टर आ गया किसका? एलेनिन का। ठीक है, अब अगर हमने इसको एक्टिवेशन के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? आपका जो ये टीआरएनए है इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका स्पेसिफिक एंजाइम
एज ए टीआरएनए ऑफ एलानिन, ठीक है। और हमारे इस टीआरएनए के ऊपर एलानिन को लोड किया जाएगा जो एक्चुअली किसका है, सीरीन का है। इसके पास में एंटीकोडॉन किसके लिए, सीरीन के लिए, बट आइडेंटिटी फैक्टर चेंज करने के कारण इसके ऊपर अपन ने लोड कर दिया किसको, एलानिन को। अब जहाँ पे आपका एलानिन जहाँ पे आपका सीरीन का कोडॉन है, ठीक है, तो ये आपका टीआरएन जाके रिकॉग्नाइज करेगा किसको, आपके सीरीन के कोडॉन को। बट सीरीन के कोडॉन के साथ में बाइंड तो होगा, बट इनकार्पोरेशन किसका होगा, तो वहाँ पे आपका ऐड होगा एलानिन, किसके जगह पे, सीरीन के जगह पे। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है, ये इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमने जो भी फिडिलिटी के लिए फैक्टर्स है उसको चेंज किया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको प्रोटीन में क्या चेंजेस मिलेंगे। तो प्रोटीन में जहाँ पे आपका सीरीन का कोडॉन है वहाँ पे एलानिन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा आप किसके साथ में कर सकते हो, एलानिन के टीआरएनए के साथ में कर सकते हो। अगर एलानिन के टीआरएनए के ऊपर आइडेंटिटी फैक्टर आपने सीरीन का रखा तो अभी एलानिन के ऊपर एलानिन का जो टीआरएनए है उसके ऊपर सीरीन लोड हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे एलानिन का कोडॉन है वहाँ पे सीरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज का, ठीक है। अब हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट था अमीनो असाइल टीआरएनए का वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है इनिशिएशन। तो सेकेंड स्टेप क्या है आपके ट्रांसलेशन का, इनिशिएशन। अब देखो यहाँ पे इनिशिएशन जो है इसमें सबसे पहले आपके पास जो राइबोसोम होता है, अगर अपन ये राइबोसोम की बात करते तो राइबोसोम के पास ये 30S सब यूनिट है, ये आपका 50S सब यूनिट है। 50S सब यूनिट जो है इसके पास में ये 3 अलग अलग साइट्स होते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ए साइट, जहाँ पे अमीनो असाइल टीआरएनए अमीनो असाइल टीआरएनए जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये दूसरा होता है आपका पी साइट, जिसको बोला जाता है पेप्टाइडिल साइट। और यहाँ पे आपके जो आपके टीआरएनए हैं जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और थर्ड है आपका ई साइट, दैट इज़ एग्जिट साइट, जहाँ से आपके अनलोडेड टीआरएनए जो है इसको डिसोसिएट किया जाता है। उसके बाद आपका जो ए साइट होता है इसके पास में होता है एक फैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये जो है आपका ये फैक्टर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। जो पी साइड होता है इसके पास में भी एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज साइट, और ये होती है आपकी 23S राइबोसोमल आरएनए की एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो आपका 30S है इसके पास में भी एक साइट होता है जिसको बोला जाता है डी कोडिंग सेंटर। तो डी कोडिंग सेंटर जो है ये फिडिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंडिंग को ही क्या करता है वहाँ पे अलाउ करता है, ठीक है। तो इनिशिएशन में सबसे पहला अगर अपन स्टेप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला स्टेप जो है ये होता है आपका बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स विद द 30S सब यूनिट,
ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बाइंड होता है इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर 1, ठीक है। और इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है इसी के साथ में आपका दूसरा फैक्टर बाइंड होता है, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 2 लिंक विद द जीटीपी, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर 3, 1 एंड 2 इसका काम क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है कहाँ पे बाइंड है? तो इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये आपका ई साइड पे बाइंड है, ठीक है। तो इनिशिएशन फैक्टर 3 की अगर अपन बात करते हैं तो इनिशिएशन फैक्टर 3 इनिबिट बाइंडिंग ऑफ 50s सब यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट होता है इसके बाइंडिंग को इनिबिट करता है। उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है इट इनिबिट रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू अमीनो असाइल टीआरएनए एट एक्सेप्टर साइट, ठीक है। और इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए, ठीक है। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एन फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए एट पी साइट, ठीक है क्या। तो जो भी आपके अमीनो असाइल टीआरएनए होते हैं वो सारे आपके ए साइड पे ऐड होते हैं एक्सेप्ट इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ये कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होने के बाद में अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा? तो नेक्स्ट आपका जो एमआरएनए है ये एमआरएनए यहाँ पे आपका लोड होता है, ठीक है। तो ये एमआरएनए जो है ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ में? आपके 30S के साथ। तो ये आपका 30S, ठीक है। इसके साथ में अलग अलग आपके फैक्टर्स बाइंड हैं। तो ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 1 है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये इनिशिएशन फैक्टर 3 है और ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल फैक्टर 2 है। हमारे पास जो एमआरएनए है ये आपका इंटरैक्ट करता है विद दी 16S राइबोसोमल आरएनए
तो 16S राइबोसोमल आरएनए जो रहेगा 30th सब यूनिट का, इसके साथ में आपका mRNA इंटरेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ SD सीक्वेंस। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करते तो mRNA एंड राइबोसोम का इंटरेक्शन क्यों हो रहा है, तो आपके पास में सीक्वेंस है AGGU, ठीक है, जिसके साथ में आपका ये जो सीक्वेंस है ये इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका 3' एंड, ये mRNA का 5' एंड। ठीक है, उसके बाद में ये आपका S राइबोसोमल आरएनए और ये अपना सब यूनिट। ठीक है, तो 16S राइबोसोमल आरएनए जो 30th सब यूनिट में होता है, इट इज़ इंटरैक्टेड विद दी SD सीक्वेंस। तो ये हमारा SD सीक्वेंस है, शाइन एंड डालगर्नो सीक्वेंस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंटरेक्शन विद दी 30S सब यूनिट। तो ये आपका mRNA। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो राइबोसोम का 30S सब यूनिट है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, आपके mRNA के साथ। ठीक है, इंटरेक्शन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका रिक्रूटमेंट होगा N-फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA का। ठीक है, तो N-फॉर्मिल मिथ्योनिल tRNA जो है ये रिक्रूट होगा, और इसका अगर रिक्रूटमेंट होता है तो आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है इसको अलाउ करेगा टू बाइंडिंग एट दी पेप्टाइडल साइड। ठीक है, तो आपका ये पेप्टाइडल साइड पे ये बाइंड हो जाएगा, तो tRNA आपका बाइंड हो गया कहाँ पे, पेप्टाइडल साइड। ठीक है, पेप्टाइडल साइड के साथ में बाइंड होने के बाद पेप्टाइडल साइड के साथ में बाइंड होने के बाद में नेक्स्ट आपके 30S में कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल चेंज अगर होता है इन 30S सब यूनिट, तो आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है इसके लिए इसकी एफिनिटी कम हो जाती है। इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है डिसोसिएट हो गया। इनिशिएशन फैक्टर 3 अगर आपका डिसोसिएट होता है तो नेक्स्ट आपका फैक्टर रहेगा 50S सब यूनिट। तो नेक्स्ट जो है ये एंट्री होती है किसकी, आपके 50S की। तो नेक्स्ट आपका एंटर करेगा 50S, जिसके रिक्रूटमेंट को आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये इनिबिट करके रखता है। तो आपका ये लार्ज सब यूनिट, ठीक है, जो आपके स्मॉल सब यूनिट के साथ में इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद ये आपका mRNA और ये आपका tRNA जो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, आपके mRNA के साथ। mRNA के साथ में जो आपका tRNA है ये इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात करते तो इनिशिएशन कोडॉन आपके 3 होते हैं। एक होता है AUG, दूसरा होता है GUG और तीसरा होता है UUG, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है AUG, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको यही पाया जाएगा। UUG जो है ये बहुत रेयर होता है। उसके बाद में GUG अगर है आपके पास में तो भी उसके अगेंस्ट में आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे अमीनो एसिड tRNA को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका जो अमीनो एसिड tRNA है ये बाइंड हो गया विद द इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका ये इनिशिएशन कोडॉन के साथ में बाइंडिंग होता है तो नेक्स्ट इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है इट इंटरेक्ट विद द फैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट है और इसके साथ में अगर आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है ये अगर इंटरेक्ट करता है तो इसकी GTPase की एक्टिविटी ऑन हो जाएगी। GTPase एक्टिविटी अगर ऑन होती है तो नेक्स्ट ये क्या करेगा, आपके GTP का हाइड्रोलिसिस करेगा। तो GTP जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है इनटू दी GDP प्लस PI एंड देन आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 2 GDP है अलॉन्ग विद द इनिशिएशन फैक्टर 1 ये आपके डिसोसिएट हो जाएंगे। अब हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ये आपका 30S और 50S सब यूनिट मिलके यहाँ पे 70S कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। उसके बाद ये P साइड जो है यहाँ पे आपका इनिशिएशन tRNA है, ठीक है, जिसने N फॉर्मिल मिथ्योनिन को यहाँ पे रिक्रूट किया था। A साइड आपकी वैकेंट हो गई है और आपका P साइड पे इनिशिएटर tRNA, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएटर tRNA एट P साइट, ठीक है। अब अगर इनिशियल फैक्टर 1 यहाँ से डिसोसिएट हो गया तो इसका काम था रिक्रूटमेंट ऑफ अमीनो एसिड tRNA एट A साइट। बट ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसको अपन बोलेंगे 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे इनिशिएशन आपका ख़त्म हो जाता है और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किसको, इलॉन्गेशन। तो इसके बाद में आपका स्टार्ट होगा इलॉन्गेशन, ठीक है। तो इलॉन्गेशन जो है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इलॉन्गेशन एज वेल एज टर्मिनेशन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट